हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। अम, हमारी जो क्लासेस चल रही है, जनरल साइंस की क्लासेस चल रही हैं। किसके लिए? थर्ड ग्रेड के लिए। जहाँ भी जनरल साइंस पूछी जाती है उन सभी एग्ज़ाम्स की जो वैकेंसीज आई हुई हैं, और सभी एग्ज़ाम्स में ये बहुत ही ज़्यादा सहायक होंगी ये क्लासेस। तो थर्ड ग्रेड के लिए भी एज वेल एज़ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं। उसी में ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो सिलेबस चल रहा है आप लोगों का, इन क्लासेस को देखना ना भूलें। और तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हमने पहले भी फिज़िक्स हम कर रहे थे, जनरल साइंस का फिज़िक्स का हमारा टॉपिक चल रहे थे। फिज़िक्स में हम बात कर लेते हैं आज स्थिर एवं धारा वैद्युतिकी। स्थिर एवं धारा वैद्युतिकी। देखो, स्थिर एवं धारा वैद्युतिकी की बात कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। देखो, जब दो वस्तुएं उनको आपस में रगड़ा जाता है तो वस्तुएं विद्युतमयी हो जाती हैं। तो वस्तुएं क्या हो जाती हैं? विद्युतमयी हो जाती हैं, यानी कि अतः वस्तुओं में आवेश उत्पन्न हो जाता है। विद्युतमयी हो जाती है मतलब वस्तुओं में क्या उत्पन्न हो जाता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वस्तुएं क्या होती हैं? विद्युतमयी हो जाती हैं, जिसके कारण क्या, दोनों वस्तुओं में आवेश उत्पन्न हो जाता है, और जिसके कारण वे एक दूसरी वस्तु को अपनी ओर क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं, क्योंकि वो आवेशित हो जाती हैं रगड़ने से। ठीक है। तो आवेश जो होते हैं वो क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। देखो, पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, पदार्थ जो क्या करे? इलेक्ट्रॉन का क्या करे? त्याग करे। पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे वो तो धनावेश होता है। ठीक है। और इसमें, और जो ऋणावेश में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे? ग्रहण करे, तभी तो उस पर ऋणावेश आएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे तभी वो ऋणावेशित होगा। तो ये कौन सा आवेश होगा? ऋणावेश आवेश होगा, जब वो कोई इस वस्तु के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता है। देखो, धनावेश में प्रोटॉन्स की संख्या जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से क्या होती है? ज़्यादा होती है। पी मैक्सिमम होते हैं इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होती है। जो ऋणावेश होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो ज़्यादा होती है। आवेश की मात्रक कूलाम्ब होते हैं। ठीक है। आवेश जैसे एक प्रोटॉन पे अगर हम आवेश देखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब धनावेश है। और इलेक्ट्रॉन पे चूँकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित पार्टिकल, तो ऋणावेश माइनस का चिन्ह आ गया और बाकी सब सेम हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। ठीक है। और एक न्यूट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे तो क्या होता है? आवेश 0 होता है। ठीक है। तो आवेश के प्रवाह के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? देखो, आवेश के प्रवाह के आधार पर पदार्थ होते हैं, चालक होते हैं, कुचालक होते हैं, अर्धचालक होते हैं, अतिचालक होते हैं। देखो, चालक क्या होते हैं? जिनमें आवेश प्रवाह आराम से हो जाता है। चालक ऐसे जो पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश प्रवाह जो चार्ज फ्लो है वो आराम से हो रहा है। तो जैसे धातु है, अधातु में जैसे ग्रेफाइट है, ये याद रखना। अधातु वैसे तो नहीं करते, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो एक्सेप्शन केस है, अपवाद है। ग्रेफाइट जो कि चालक होता है। और अम्लीय जल है, इस तरह से। अम्लीय जल में आयंस होते हैं ना। देखो, कुचालक जिस पर आवेश प्रवाह नहीं होता है, जिसमें चार्ज का फ्लो नहीं होता है, जैसे प्लास्टिक, रबड़, आसुत जल, हीरे में भी, हीरा भी क्या है? कुचालक है। आसुत जल, डिस्टिल वाटर भी क्या है? कुचालक है। देखो, अर्धचालकों के बारे में बात करें तो अर्धचालक जिनमें चालक और अचालक दोनों के ही गुण प्रेजेंट होते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है। परम शून्य ताप पर, यानी कि 0 केल्विन पर, 0 केल्विन, डिग्री नहीं होता केल्विन में, तो 0 केल्विन पर अर्धचालक पूर्ण रूप से अचालक बन जाता है। किस पर? 0 केल्विन पर जो अर्धचालक होते हैं वो पूर्ण रूप से क्या होता है? अचालक बन जाता है, अचालक बन जाता है। ठीक है। अतिचालक क्या होते हैं? पदार्थ जिनका निम्न तापमान पर प्रतिरोध शून्य होता है। ऐसे पदार्थ जिनका निम्न तापमान पर
जो प्रतिरोध होता है निम्न तापमान कितना -250 पर प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है। अतिचालक में पदार्थ के भीतर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो शून्य हो जाता है। विद्युत धारा किसको कहेंगे, अब आवेश। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। आई से डिनोट करते हैं विद्युत धारा को। देखो आवेश या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर, किसकी, आवेश की या फिर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की जो दर होती है उसको बोलते हैं विद्युत धारा। आवेश या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की जो दर होती है Q बराबर आई बराबर Q/T होता है। और Q जो होता है वो NE भी लिख सकते हैं हम। Q बराबर जो होता है वो लिख सकते हैं NE। N यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की ये संख्या है, NE/T हो जाएगा ये, ठीक है। ये भी एक होता है आई का, Q बराबर NE प्लस माइनस NE। Q जो होता है वो क्या होता है, प्लस माइनस NE, ठीक है। देखो आवेश या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। इलेक्ट्रॉन के आवेश की जो दिशा होती है, इलेक्ट्रॉन के जो आवेश की दिशा होती है विद्युत धारा की दिशा के विपरीत होती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है मान के चल, तो विद्युत धारा कहाँ जाएगी, विद्युत धारा इधर जाएगी, ठीक है, उसके विपरीत जाएगी विद्युत धारा। मात्रक जो होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। मात्रक, धारा का मात्रक एम्पियर। अदिश राशि होती है विद्युत धारा, ये ध्यान रखना, अदिश राशि होती है, ठीक है। मापन एमीटर के द्वारा होता है। एमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब बारे में बात कर लेते हैं विद्युत धारा के बारे में। देखो विद्युत धारा जो होती है एक तो AC होती है, एक DC होती है, ठीक है। तो कैसी होती है, एक तो DC होती है दिष्ट धारा, एक तो क्या होती है, DC होती है डिष्ट धारा, और एक होती है AC प्रत्यावर्ती धारा। देखो DC क्या होती है, विद्युत धारा की दिशा सदैव समान बनी रहती है। सदैव जो होती है वो समान बनी रहती है विद्युत धारा की दिशा, ठीक है। और विद्युत धारा की दिशा एकांतर क्रम में बदलती रहती है। देखो इसमें तो क्या है, इसमें जो दिशा है वो बिल्कुल समान बनी रहती है और इसमें एकांतर क्रम में बदलती रहती है, इस तरह से, ठीक है। इसमें घरेलू विद्युत आपूर्ति जो होती है, हमारे घरों में जो घरेलू विद्युत आपूर्ति होती है वो सब क्या होती है, AC होती है। वो कौन सी होती है, AC होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। देखो DC होती है, जैसे डैनियल सेल है, लेक्लांसी है, शुष्क शेल है। विद्युत बैटरी जो होती है उसमें सब क्या क्या होती है, DC होती है। देखो भारत में जो पावर सप्लाई होती है वो कैसी, भारत में पावर सप्लाई कैसी होती है, देखो वोल्टेज 220 वोल्टेज की पावर सप्लाई होती है। आवृत्ति कितनी होती है, आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज की, ठीक है। और धारा का मान होता है 5 एम्पियर होता है और एक 15 एम्पियर का होता है। फुल लाइट आती है, डिम लाइट आती है, ठीक है। तो ये 15 एम्पियर और 5 एम्पियर की धारा होती है, ठीक है। और आवृत्ति होती है इसकी 220 वोल्ट की 50 हर्ट्ज की आवृत्ति होती है, ठीक है, पावर सप्लाई। नोट, देखो DC को जब AC में बदला जाता है, DC यानी कि DC किस में, DC है, DC किस में, बैटरी में, किस में, बैटरी यानी कि जो इन्वर्टर की बैटरी होती है उसमें इन्वर्टर को लगा देते हैं और वो किस में कन्वर्ट कर देता है उसको, AC में, जिससे हमारे घरों में इन्वर्टर जब लगाते हैं तो वो AC में कन्वर्ट हो जाती है, DC धारा। और AC धारा जब रेक्टिफायर लगा देते हैं तो वो DC में कन्वर्ट होती है। तो इन्वर्टर तो क्या कर रहा है, AC में कन्वर्ट कर रहा है और DC में कन्वर्ट कर रहा है रेक्टिफायर, ठीक है। अब विद्युत विभव के बारे में बात कर लेते हैं। तो विद्युत विभव किसको कहेंगे, V से डिनोट करते हैं। एकांक धनावेश को इनफाइनाइट से, एकांक जो धनावेश है उसको इनफाइनाइट से कहीं से एक विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया जो कार्य होता है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। अनंत से धनावेश को, किसको, धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया जो कार्य होता है उसको क्या बोलते हैं हम, विद्युत विभव कहते हैं। मात्रक क्या होता है इसका, वोल्ट मात्रक होता है। और मापन होता है वोल्ट मीटर के द्वारा, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखो अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। और विद्युत विभव भी कैसी है, अदिश राशि है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैटरी या विद्युत सेल के बारे में। विद्युत सेल क्या होता है, जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है बैटरी या विद्युत सेल। देखो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जो रासायनिक केमिकल एनर्जी होती है उसको किस में, विद्युत ऊर्जा में, मैकेनिकल में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
एक तो होता है प्राथमिक सेल, एक होता है द्वितीयक सेल। देखो प्राथमिक सेल में प्राथमिक सेल मतलब चार्ज नहीं किया जा सकता, प्राथमिक है और द्वितीयक है। द्वितीयक को चार्ज किया जा सकता है, प्राथमिक जो सेल होते हैं उनको चार्ज नहीं किया जा सकता। एक बार ख़राब हो गए दिस मीन्स ख़राब हो गए। और जबकि द्वितीयक सेल जो होते हैं उनको चार्ज किया जा सकता है। इसका मतलब एक बार जैसे चार्ज ख़त्म हो गया उसके बाद चार्ज कर लिया, जैसे बैटरी होती है, वाहनों में उपयोग की जाने वाली जो बैटरी होती है। जैसे कभी कभार हम देखते हैं ना कि गाड़ी बहुत दिनों से नहीं चलती है अपनी, तो जब नहीं चलाते नहीं चलती है महीनों 1.5 महीने में, तो उसकी बैटरी डिस हो जाती है, यानी कि वो डिस्चार्ज हो जाती है बैटरी। जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसको चार्ज करवाना पड़ता है, तभी ही गाड़ी स्टार्ट होती है, ठीक है। और प्राथमिक सेल जो होता है चार्ज नहीं किया जा सकता जिनको, देखो डैनियल है, शुष्क सेल है, वोल्टेज इनका कितना होता है 1.5 वोल्ट होता है। जो भी ये सेल्स होते हैं ये चार्ज इनको दोबारा नहीं किया जा सकता, 1.5 वोल्ट के समथिंग इनका वोल्टेज होता है, ठीक है। एक बार ख़राब होने पर ये दोबारा नहीं बन सकते मतलब। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब हम बात कर लेते हैं प्रतिरोध के बारे में। देखो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं। देखो विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न होने वाला विरोध, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध हम किसको कहेंगे, जो विद्युत धारा हमारी फ्लो हो रही है उसके प्रवाह में, उसके फ्लो में उत्पन्न होने वाला जो विरोध होता है उसको प्रतिरोध बोलते हैं। अब ये विरोध क्यों उत्पन्न होता है, जैसे परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के दौरान, परिपथ है कोई सर्किट है उसमें विद्युत धारा के प्रवाह के दौरान मुक्त इलेक्ट्रॉन्स विभिन्न परमाणुओं तथा अन्य इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ही तो धारा का प्रभाव होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, विभिन्न परमाणुओं तथा अन्य इलेक्ट्रॉन से क्या है टकराते हैं, और जिससे उनके प्रवाह में क्या होता है प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो ये रीज़न पढ़ लिया कि प्रतिरोध क्यों उत्पन्न होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स विभिन्न परमाणु इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं परिपथ में, और जिसके कारण प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो इसका मात्रक होता है ओम और प्रतीक होता है इस तरह से, R बराबर होता है रो L बाई ए। रो जो है, रो क्या है, ये रो जो है ये क्या है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। L क्या है चालक की लंबाई, ए क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है। R बराबर रो L बाई ए। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करते हैं, तो एक तो है प्रतिरोधकता। देखो एक तो है प्रतिरोधकता, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रतिरोधकता के। और लंबाई जो होती है वो भी भाई R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लंबाई के, यानी कि लंबाई का मान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ से देखो, और प्रतिरोधकता का मान बढ़ाएंगे तब भी रो का मान बढ़ेगा। तापमान का मान जब बढ़ाते हैं तब भी रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ता है। और क्षेत्रफल का मान बढ़ाने पर, इसको बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी कि इस क्षेत्रफल का जब मान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। इसको बढ़ाएंगे इसको कम हो जाएगा, ठीक है। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है I से, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, और I R क्या है यहाँ पे, V बराबर होता है IR, क्या होता है V बराबर IR, एक नियतांक लगा देते हैं, ठीक है। तो जब बहेगी तो ये रेजिस्टेंस प्रतिरोध उत्पन्न होता है, V बराबर IR, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। यानी कि नियत तापमान पर चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। चालक के सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसको क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ, ओम का नियम। अब प्रतिरोधों का संयोजन देख लेते हैं। तो प्रतिरोध का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक तो श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम होता है। एक तो होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम, सीरीज और पैरेलल। देखो सीरीज में तो क्या है कि ये एक ही उसमें होंगे, जैसे R1 है, R2 है, R3 है। पैरेलल में क्या होता है, जैसे R1 है, R2 है और R3 है, R1 है, R2 है और ये है R3, ठीक है। इसमें क्या होता है कि धारा है तो धारा इसमें भी समान जाएगी, इसमें भी समान जाएगी, इसमें भी समान जाएगी, यानी कि सभी प्रतिरोधों से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे जो धारा आएगी वो भी I धारा ही आएगी, I इधर से गई, I इधर से गई। देखो यहाँ पे क्या होता है,
जो समांतर विद्युत यहाँ पे विभव का मान वोल्टेज समान होता है, वोल्टेज जो होता है वो समान होता है, धारा क्या है चेंज हो जाती है। देखो धारा देखो यहाँ से गई, फिर यहाँ इन तीनों में जाना है, इसको तीनों में जाना है, तीनों डोरियों में जाना है, तो क्या होता है I1 I2 I3 ये कन्वर्ट हो गई, उसके बाद I यहाँ से फ्लो हो गई, तो ये धारा का मान है वो बट रहा है, ये वोल्टेज समान रहता है यहाँ पे समांतर क्रम में। और हमारे घरों में जो उपकरण या वोल्टमीटर जो लगाए जाते हैं, जो उपकरण लगाए जाते हैं वो भी समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं, समांतर क्रम में वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है, धारा अलग अलग होती है। हमारे घरों में जो उपकरण लगाए जाते हैं वो सभी किस में होते हैं, समांतर क्रम में होते हैं। देखो घरों में जो एमीटर और विद्युत फ्यूज़ होते हैं, विद्युत फ्यूज़ जो लगाते हैं ना, अभी तो पहले लगाते थे शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए फ्यूज़, विद्युत फ्यूज़, ठीक है। घरों में जो एमीटर होता है और विद्युत फ्यूज़ होता है वो श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। देखो इसमें जो परिणामी प्रतिरोध होता है वो किसका होता है, R1 + R2 + R3, ठीक है। और यहाँ पे जो परिणामी प्रतिरोध होता है 1/R एवरेज, 1/R परिणामी बराबर 1/R1 1/R2 1/R3, ठीक है, इस तरह से होता है। अब बात कर लेते हैं हम शक्ति के बारे में। देखो शक्ति क्या है, पावर या शक्ति। शक्ति कार्य करने की दर को क्या बोलेंगे, शक्ति बोलेंगे। कार्य करने की दर P बराबर होता है W/T, W/T, और W क्या है, वॉट, और ये क्या है, समय, वाट बटे समय। और एक ये तो होता है P बराबर W/T, एक होता है P बराबर वोल्ट इंटू I, वोल्ट इंटू धारा, शक्ति बराबर होता है वोल्ट इंटू धारा, P बराबर VI, और एक होता है P बराबर I²R, P बराबर I²R, P बराबर 3 फॉर्मूले याद रख लो, P बराबर VI, P बराबर VI और P बराबर I²R, ठीक है। तो मात्रक क्या होता है, मात्रक सबका मात्रक भाई, पावर का जो मात्रक होता है वो वॉट होता है, अदिश राशि होती है, सभी अदिश ही है। हमारे घरों में ऊर्जा व्यय का जो मापन करते हैं हम, वो करते हैं हम यूनिट में। और एक यूनिट का मतलब क्या होता है, जिस घरों में हम मीटर में देखते हैं ना कि कितनी यूनिट बन गई हैं, तो हम यूनिट में करते हैं घरों का जो ऊर्जा का मापन है। तो एक यूनिट में 1 kWh इंटू घंटा, ठीक है, वो 1 यूनिट में kWh इंटू घंटा होता है। तो ये एक यूनिट का मापन हम कैसे करेंगे, वॉट इंटू घंटा इंटू दिन, जितने भी दिन हैं उन जितने भी आवर्स हैं और जितने भी क्या है वॉट हैं, जितना खर्च किया गया है, तो उससे डिवाइड कर देंगे, कितने से, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारी यूनिट आ जाएगी, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रख लेना, ये पूछ लिया जाता है काफ़ी बार, न्यूमेरिकल बनता है। न्यूमेरिकल्स की देखो क्लासेस जो रहेंगे, अभी तो हम थ्योरी पोर्शन पढ़ रहे हैं, थ्योरी पोर्शन का जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा तीनों ये जनरल साइंस का, उसके बाद हम एक एक टॉपिक को लेकर के उसके न्यूमेरिकल्स आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, आराम से पढ़ो। 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वॉट का होता है। 1 हॉर्स पावर जो होता है उसमें कितने होते हैं, 746 वॉट होते हैं। अब बात कर लेते हैं स्थिर वैद्युतिकी की। स्थिर वैद्युतिकी देखो ये क्या होता है, वैद्युतिकी जिसमें आवेश पदार्थ की सतह पर क्या होता है, स्थिर होता है। स्थिर नाम है ना, वैद्युतिकी जो होता है, वैद्युति में आवेश होता है, आवेश पदार्थ की सतह पर क्या होता है, स्थिर रहता है। यह दो वस्तुओं के बीच विभवांतर के कारण उत्पन्न होता है। आवेश दो वस्तुओं के बीच विभवांतर के कारण उत्पन्न होता है, जैसे आकाश में बिजली चमकना, ये स्थिर वैद्युतिकी में आएगा। आकाश में स्थिर है ना दोनों, जैसे ये क्लाउड है और ये क्लाउड है, अब ये आपस में भिड़ गए तो ये भी स्थिर है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। देखो ये क्लाउड है, ये पॉजिटिव है, ये क्लाउड है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो अब ये आपस में भिड़ गए, यानी कि और ये इनका विभवांतर उत्पन्न हुआ तो आकाश में बिजली चमकना इसी के कारण होता है, स्थिर वैद्युति के कारण। कूलाम का नियम देखते हैं। कूलाम का नियम, एक तो आवेश है Q1 और एक आवेश है Q2, ये प्लस माइनस भी हो सकता है और ये भी प्लस माइनस हो सकता है, और इन दोनों के बीच में कितनी है, R दूरी है। तो F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R²।
के क्या है, कूलाम नियतांक है जिसका मान होता है इतना 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। एफ बराबर होता है KQ1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का परिणाम, दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का परिणाम दोनों कणों के आवेशों के गुणनफल के, दोनों कणों के आवेशों के गुणनफल के तथा के समानुपाती, ये बल है ये समानुपाती, तथा उनके मध्य की दूरी, ये क्या है आर, उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये क्या है, कूलाम का नियम। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, विद्युत फ्यूज के बारे में। किसके बारे में, विद्युत फ्यूज के बारे में हम बात कर लेते हैं। विद्युत फ्यूज क्या होता है, शॉर्ट सर्किट के कारण विद्युत परिपथ में होने वाला जो नुकसान होता है उसको रोकने हेतु हम करते हैं विद्युत फ्यूज का। ये पहले यूज़ किया जाता है, देखो यूज़ किया जाता था। शॉर्ट सर्किट जब हो जाता था हमारे घरों में तो उससे विद्युत परिपथ में होने वाला जो नुकसान है उसे शॉर्ट सर्किट से क्या है वो सभी जल जाएगा। तो उससे बचने के लिए, नुकसान से बचने के लिए ये विद्युत फ्यूज़ यूज़ किया जाता था। आदर्श विद्युत फ्यूज़ क्या होता है, जिसका प्रतिरोध तो बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है और गलनांक जो होता है वो कम होता है, गलता नहीं है ना, वायस वगैरह। और प्रतिरोध जो होता है वो भी उच्च होता है। प्रतिरोध यानी कि रुकावट जो होती है, यानी कि ये जो विरोध करता है तो जो ये उच्च होता है, धारा का विरोध करता है। अब निर्माण किससे किया जाता है, सीसा और टिन से, यानी कि पीवी और एसएन से विद्युत फ्यूज का निर्माण किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। आजकल इसके स्थान पर एमसीबी का यूज़ किया जाता है। आजकल विद्युत फ्यूज का हम यूज़ नहीं करते, किसका यूज़ करते हैं, एमसीबी। हमारे घरों में एमसीबी लगा होता है, जो शॉर्ट सर्किट के दौरान उसकी जो चटकनी होती है उसको वो क्या गिर जाती है और लाइट हमारी चली जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है। तो विद्युत बल्ब क्या होता है, उसकी थॉमस अल्वा एडिसन ने खोज की है, सभी लोग जानते हैं ये चीज़। तो इसमें टंगस्टन का तंतु होता है। किसका तंतु होता है, जो इसके बीच जो एक तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। क्यों, क्योंकि इसका गलनांक अधिकतम होता है, टंगस्टन का गलनांक अधिकतम होता है, इसलिए ये टंगस्टन का बनाया जाता है। बल्ब में आर्गन गैस भरी होती है। कौन सी गैस होती है, आर्गन गैस भरी होती है। CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, देखो प्रतिदीप्ति पदार्थ तथा पारे की वाष्प इसमें यूज़ किए जाते हैं। प्रतिदीप्ति पदार्थ, और प्रतिदीप्ति पदार्थ मतलब जो जलते हैं जो पदार्थ, थोड़ा सा लाइट एमिट करते हैं। ठीक है, पारे की वाष्प यूज़ की जाती है इसमें, पारे की वाष्प। LED क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, अर्धचालक आधारित प्रकाश स्रोत है। कैसा है, अर्धचालक आधारित है, अर्धचालक। PN जंक्शन डायोड, इसमें ये होता है डायोड P और N, तो ये PN जंक्शन डायोड है। PN जंक्शन डायोड को अग्रवाइस में इसमें जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, अग्रवाइस में जोड़ा जाता है PN जंक्शन डायोड को, तब LED का फॉर्मेशन होता है। इसकी जो दक्षता होती है वो CFL की तुलना में ज़्यादा होती है LED की। अब बात कर लेते हैं हम ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ट्रांसफार्मर क्या है, वोल्टता को कम या ज़्यादा करता है। वोल्टेज को बढ़ाना होता है या वोल्टेज को कम करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर का। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण यानी कि EMI, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। घरों में आपूर्ति से पहले, घरों में जो सप्लाई की जाती है तो उससे पहले हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि अपचाई ट्रांसफार्मर लगाते हैं जो कि क्या करता है, वोल्टता को घटा देता है। वोल्टता बहुत ज़्यादा आ रही होती है हाउस पावर पे से, उसके बाद फिर जो अपचाई ट्रांसफार्मर लगा देते हैं एक। ठीक है, घरों में आपूर्ति तभी, उससे पहले एक अपचाई ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। वो क्या करता है, उसकी जो वोल्टता होती है उसको कम घटा देता है, नहीं तो हमारे उपकरण सब हो जाएंगे और विद्युत फ्यूज़ वगैरह हो जाएगा। एमीटर क्या होता है, उपकरण जो विद्युत परिपथ में धारा का मापन करता है। किसका मापन करता है, एमीटर, धारा का मापन करता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो कैसा होता है, 0 होता है। विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें, श्रेणी क्रम में, पहले भी बात कर चुके हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है एमीटर को। और एक होता है वोल्ट मीटर। तो जो वोल्ट मीटर होता है उपकरण जो विद्युत परिपथ में विभवांतर का मापन करता है। किसका मापन करता है, विभवांतर का मापन करता है। विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है इसको, समांतर क्रम में पहले भी बात कर चुकी है।
आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, इस तरह से होता है ये वोल्ट मीटर। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है इनफाइनाइट। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।